नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर सैनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का छठा लेसन जनतंत्र का जन्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय की ओर हम लोग देखेंगे। तो आप सभी बच्चे ने जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे जनतंत्र के जन्म में। जनतंत्र के जन्म में तो इसका जो कवि परिचय की बात आता है तो यह जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनके द्वारा जनतंत्र का जन्म का रचना किया गया था। तो आएगा जनतंत्र के जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यह एक राष्ट्र कवि भी है, ठीक है। इनका जन्म सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह। क्लियर है? तो आएगा कि जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आ गया? और इनके जन्म का क्या नाम है? सॉरी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम मनरूप देवी था और इनके पिता का नाम रवि सिंह था। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग देख रहे थे जनतंत्र का जन्म। इनमें कवि परिचय के बारे में हम लोग पढ़े कि कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया तो यस सर कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए दबाकर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? गांव में। तो क्वेश्चन आता है कि दिनकर जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुआ था? गांव में। क्लियर है? उसके बाद से इन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उन्होंने मैट्रिक कहाँ से किया था? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। और उन्होंने BA ऑनर्स कहाँ से किया था? तो पटना कॉलेज से किया था। वो भी किस सब्जेक्ट से? तो इतिहास में। क्लियर है? कब? तो 1932 में। क्लास समझ में आ रहा है ना जी? बिल्कुल। तो चलिए, क्लास समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इनके जीवनी में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आगे है कि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। ये कवि भी थे और गद्यकार भी थे। क्लियर है? अब आगे है कि भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है, इनका कथन है। और इनकी प्रमुख कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए कि जनतंत्र के जन्म के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था।
माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था। और 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किया। 1932 में इन्होंने पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उसके बाद से हम लोग पढ़े कि दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी थे। और इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। इनकी जो प्रमुख कृतियां है, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मानता है। समझ में आ गया ना। तो देखिए कहा गया है, किसी ने खूब कहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि रोशनी किसी मुमताज नहीं होता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां प्रणभंग, रेणुका, हंकार, रसवंती, हुंकार भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ये आपका VVI है। कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इनकी काव्य कृतियां है। तो अगर देता है कि निम्नलिखित में काव्य कृतियां कौन है, तो आप लोग प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि इनकी प्रमुख कृतियां थी। ठीक है। और मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 12th में पढ़ना है। अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियां है। क्लियर है। तो अगर आएगा कि इनकी काव्य कृतियां कौन कौन से हैं, तो बोलिएगा प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, इनकी काव्य कृतियां था। और मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये इनकी गद्य कृतियां थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। अभी इनकी जीवनी अभी और बाकी है। और भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किससे सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो वे राज्यसभा में सांसद भी रहे। और दिनकर जी उत्तर छायावादी के प्रमुख कवि हैं। तो आएगा रामधारी सिंह दिनकर कौन कवि है, तो छायावादी कवि है। क्लियर है। ये भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा से एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही शुरू कर दी, लेकिन अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत। क्लियर है। उसके आगे राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करते हैं, जिनमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता के ऐतिहासिक, तो ये जो आपका था कविता परिचय था कि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता में किसके बारे में बताने वाले हैं। क्लियर है। तो एक बार फिर कविता परिचय को रिपीट कर दे। यहाँ राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता जनतंत्र का जन्म, इसमें आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है और सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र के प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को
कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जानता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। तो ये आपका कविता परिचय था। तो अभी तक हम लोग कवि परिचय और कविता परिचय के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, देख लीजिए, ये सब जो क्लास है एक क्लास में ही आपका संपूर्ण कंप्लीट हो जाने वाला है। केवल आप पूरे शिद्दत से अगर क्लास को देखते हैं तो आपको याद करने का, रटने का टेंशन ही बदल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे अभी देखे लो कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम था, पिता का नाम का था, उनके बाद से इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया था, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है? उसके बाद से कविता परिचय की ओर देखें। अब लोग हम लोग कविता को देखें। क्लियर है? तो अगर आप लोग को क्लास समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग कविता की ओर देखेंगे। कविता की पहला पंक्तियां है, उसको देखेंगे। तो उसके लिए कहा जाता है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी कि आप लोग को टारगेट को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसके रास्ते को बदल दीजिए। आप अगर अनसक्सेस हो रहे हैं तो अपने मंजिल को ना बदलिए, बल्कि उस रास्ते को बदलिए जिसके कारण आपको असफलता मिला। समझ में आ रहा है ना? तो आपका अगर सपना है टॉपर बनना तो आप बिल्कुल शिद्दत से परिश्रम करिए हमारे साथ, मैं आपको टॉपर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए हम लोग कविता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और कविता क्या है आइए हम लोग पूरी शिद्दत से आप लोग सुनते रहिए, और आपके जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस क्लास का बेनिफिट। देखिए कविता है कि सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ताज मतलब मुकुट हो जाएगा। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। यानी कि कह रहे हैं इन पंक्ति के द्वारा, दिनकर जी कहे हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो सदियों से, बहुत दिनों से जो ठंडी और बुझी जो राग है, अब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुगबुगाहट दिखाई दे रहा है, उससे धुआं निकल रहा है धीरे धीरे, अर्थात क्रांति की चिनगारी भड़क उठी है। अब कह रहे हैं कि मिट्टी यानी जनता, यहाँ पे मिट्टी का मतलब जनता से है। यहाँ पे जो जनता है सोने का ताज यानी सोने का मुकुट पहनने के लिए बिल्कुल व्याकुल है, और राह छोड़ो समय साक्षी है कि जनता के रथ के पहियों का घर घर आवाज सुनाई दे रही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। तो देखिए ये कविता था कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बोलिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर जी ने कहा है कि सदियों का ठंडी और बुझी राग जो है, राखी जो है, वह बिल्कुल सुगबुगा दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिनगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने का ताज यानी सोने का मुकुट पहनने के लिए बिल्कुल व्याकुल है कि अब पहन लेंगे तो अब पहन लेंगे। राह छोड़ो समय साक्षी है कि जनता के रथ के पहियों का घर घर आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो क्योंकि अब जनता आ रही है। यहाँ पे कवि रामधारी सिंह दिनकर जो अंग्रेजों को डायरेक्ट ललकार रहे हैं कि अब जो है, जो बहुत दिनों से जो बुझी हुई जो राग था, अब धीरे धीरे क्या हुआ है, सुगबुगा उठा है, यानी कि क्रांति का चिनगारी भड़क उठा है। अब सुनो, जनता के रथ के पहियों का आवाज सुनो और सिंहासन खाली कर दो क्योंकि जनता आ रही है। और जनता बिल्कुल व्याकुल है सोने का ताज पहनने के लिए। क्लास समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए सब कोई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि जानता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर
आखिर इस पर जनमत क्या है? प्रश्न गुड जनता इस पर क्या कहती है? इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असह्य वेदना को सहकर जीती है, यानी वैसी वेदना जिनको बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता है, वैसी वेदना को सहकर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती है। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीव की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहते हैं कि जनमत का सही सही अर्थ क्या है? कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, यानी प्रश्न गुड जनता पर क्या कहती है, यानी कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। चलिए, क्लास समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार बोल दीजिए यस सर। अब देखिए, कह रहे हैं कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जनता को फूल के समान देखना नहीं चाहिए, और समझने को कहा है कि कवि कहते हैं कि जनता फूल नहीं है, इसे जब मन करो तो इसे तोड़ लो, और जब मन करे तो इसे सजा लो। या जनता जो है कोई दूध मुही बच्चा थोड़ी है कि इसे दो चार खिलौने देकर बहला दो। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है, और जनता का हृदय जीता जा सकता है तो किससे जीता जा सकता है? तो जनता के हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग 3 गो देखे लो कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसके बाद से हम लोग पढ़े कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? यह प्रश्न गुड जनता इस पर क्या कहती है? इसके बाद से हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग देखें कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, यानी कि कह रहे हैं कि फूल के समान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो जनता है वो फूल नहीं है कि जब चाहो इसे सजा लो, जब मन करे तब उसे तोड़ लो। चाहे जनता कोई मुही बच्चा भी नहीं है कि दो चार खिलौने देकर उसे बहला दो। जनता का हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पंक्ति की ओर आप लोग देखिए, ये भी रिपीट हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़। इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि किससे महलों का नींव उखड़ जाता है? तो जनता के हुंकार से या जनता के ललकार से महलों का नींव उखड़ जाता है। अब कह रहा है कि जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में छोड़ उड़ते हैं, यानी अगर जनता, सभी जनता मिलकर एक बार अगर सांस छोड़ दे तो जो राज मुकुट है वह हवा में उड़ जाने लगेंगे। अब कह रहा है कि समय में वह शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक सके, जनता जैसी चाहती है समय वैसे ही करवट लेता है। कह रहा है कि हुंकारों की महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो इन पंक्ति के माध्यम से कवि दिनकर जी कहते हैं कि जनता के हुंकारों से, जनता के ललकारों से महलों का नींव उखड़ जाता है, जनता के सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ते हैं, समय में वह शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक सके, जनता जैसी चाहती है समय भी वैसा करवट लेता है। बोले बाकी बिहारी लाल की है। चलिए क्लास कैसा लग रहा है आप सब जरूर कमेंट करिए।
मजा आ रहा है ना जी, ठंडा होगा इस बार एग्जाम में। आइए अगला, अगला पंक्ति है कि अब 2 शताब्दियों सहस्त्र शब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अंधकारमयी समय बीत गया, अब वो दिन बीत गया है। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धारा पर उतर रहे हैं। कह रहे कि अब दो मतलब होता है वर्षों, शताब्दियों मतलब सैकड़ों वर्षों, सहस्त्रों मतलब हजारों वर्षों का जो अंधकारमय जो समय है वो बीत गया। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धारा पर उतर रहे हैं। अब आगे कह रहा है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इन पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो गया। जनतंत्र मतलब, जन मतलब होता है लोग, लोग मतलब क्या होता है, तंत्र मतलब होता है शासन, यानी लोगों के शासन को ही जनतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो कह रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है। अब भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है, 33 करोड़ सिंहासन खाली करो, क्योंकि आज अभिषेक राजा का नहीं, आज अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। उनके लिए क्या है भाई साहब? आज शुभ दिन है। क्लास समझ में आ रहे हैं? आ रहे तो एक बार लाइक कर दो ना यार, सारे दोस्तों को शेयर कर दो रे भाई। चलो, तो था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, यानी संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदय हो रहा है। भारत स्वाधीन हो चुका है, यानी आजाद हो चुका है। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन खाली करो, एगो सिंहासन नहीं, 33 करोड़ सिंहासन खाली करो, क्योंकि अभिषेक आज राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। अगला पॉइंट है कि आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख। आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों को गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेरे बब्बर शेरो कि जो देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। तो देवता जो है हमारे किसान है, और वो सड़कों के किनारे गिट्टी को तोड़ते मिलेंगे, खेत खलिहानों में मिलेंगे रे भाया। आ रहा है? तो देखिए कह रहा है इन पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं। मंदिर राजमहल तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे, वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर है, खेत खलिहानों में काम कर रहे किसान है। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक, जनता को वास्तविक देवता, जनता को वास्तविक देवता कहा है। समझ में आ रहा है? था पंक्ति की आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राजप्रसाद तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं, मंदिर राजमहल तहखानों में, देवता वहां नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर और
खेत खलिहानों में काम करने वाला किसान है, यानी जनता को ही वास्तविक देवता कहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फावरे और हल राजदंड बनने को है। फावरे, फावरे बुझाता है ना, हार जमुना से जुतल जला खेत, समझ में होता तोहरा लोगन के जी? बुझाता तो एक बार तनी कमेंट कर दिलो। चलो आगे देखो, फावरे और हल राजदंड बनने को है, धूर्तता सोने में श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्ति के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती के धूसरता का श्रृंगार आज सोने से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, और देखो जनता स्वयं आ रहा है रे भाई। क्लियर हो गया कि इन पंक्ति के माध्यम से लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का राजदंड कोई राजपथ या हथियार या कोई औजार नहीं है होता है। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती की धूसरता को श्रृंगार आज सोने से सजा हुआ है। धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देखो जनता स्वयं आ रही। तारा लोग के लेट नहीं क्या हो। चलिए तो आज अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भाई साहब कवि परिचय के बारे में। क्लास, अच्छा एक बार बताइए क्लास कैसा लग रहा है? आप सब जरूर शेयर करिए। आपके तमाम जितने भी मित्र हैं सबको शेयर कर दीजिए एक बार। कवि परिचय देखे लो, तब कविता परिचय देखे लो, तब हम लोग अर्थ देखें। समझ में आ गया ना? अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का नागिन डांस कराने वाले हैं रे भाई। चलो रेडी हो? कमेंट करो फटाफट। तो इसको राफेल जैसे उड़ा देगा रे। हाँ, तांडव होना चाहिए एग्जाम में। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है? तो अभी मैंने बताया था आप सभी को। फिलहाल ऑप्शन दिया है निराला का, दिनकर का, सुमित्रा नंदन पंत का, महादेवी वर्मा। काहे का महादेवी वर्मा, काहे का सुमित्रा नंदन पंत, काहे का निराला? ये तीनों नहीं होगा जी। होगा कौन? दिनकर जी। अरे भाई साहब हम लोग पढ़ रहे हैं जनतंत्र का जन्म इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, तक कहां से हो जाएगा जी सुमित्रा नंदन पंत? होना क्या चाहिए? दिनकर ही होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर मारो ना दबाकर भी। सब कोई कमेंट कर दो थोड़ा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर, किस रचना पर मिला था? देख भाई 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा था। आ तोहरा लोगन अच्छा से पढ़ मर्दे, ना तो है कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम से बचे के बा। पहल के में निकालो, कंपार्टमेंटल के चक्कर में मत पड़ो, समझलो? चलो देखो क्वेश्चन पूछा था कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सामधेनी, उर्वशी, द्वंद्व, द्वंद्व गीत, संस्कृति के 4 अध्याय। किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? रसीम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, नील कुसुम। तो क्या हो जाएगा? उर्वशी। मोस्ट इंपोर्टेंट है रे भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। उर्वशी पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही
शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी बेटी के लिए, पड़ोस की बेटी के लिए, बच्ची के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए। तो दुधमुही शब्द किसके लिए? जनता के लिए यूज किए हैं। किसके लिए यूज किए हैं भाई? जनता के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बनाए गए थे? बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में इनको उप कुलपति या कुलपति बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? हाल और तलवार होंगे कि फावरे और हल होंगे कि फूल और भंवरे होंगे, बाघ और भालू होंगे? क्या होंगे? आप सभी बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। हो जाएगा फावरे एवं हल, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, किसान, मजदूर, शिक्षक, मंत्री? कौन है? तो किसान मजदूर होंगे, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है? रेणुका, रंसवती, कुरुक्षेत्र, इनमें सभी? अरे भाई साहब, इनमें सभी हो जाएगा डी। चलो आगे। दिनकर का गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, वट पीपल, दिनकर की डायरी, इनमें सभी? इनका गद्य कृति कौन है बताइए आप सब। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्म श्री, अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण? तो कौन सा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। आगे है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? इंटरमीडिएट, एमए ऑनर्स, बीए ऑनर्स, पीएचडी? तो क्या हो जाएगा? बीए ऑनर्स किए थे ना जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीए ऑनर्स। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने किस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे? कॉमर्स कॉलेज पटना, पटना कॉलेज पटना, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर? कोई नहीं, तो लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पौलव, चिदम्बरा, युगांत, हुंकार? देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, चिदम्बरा वगैरह तो नहीं होगा जी। हुकार भी, हुकार तो था रामधारी सिंह दिनकर कहीं था, हुकार था कि हकार था? हाँ हुकार था। युगांत वगैरह, चिदम्बरा, पौलव तो शायद भारत माता में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हुकार। चलिए, रामधारी सिंह का निधन कब हुआ था? बताइए, रामधारी सिंह का निधन कब हुआ था? 21 जनवरी 1971, 23 मार्च 1973, 22 फरवरी 1972 और 24 अप्रैल 1974? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई साहब कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1974 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म का कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, घनानंद है कि प्रेमघन है कि अज्ञेय है? जनतंत्र के जन्म का प्रमुख कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त 1906, 25 अक्टूबर 10 और 23 सितंबर 1908 और 27 नवंबर 1912? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? आप सब कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा। तो 23 सितंबर 1900 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है?
चले आगे है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो सोनपुर वैशाली, सिमरिया बेगूसराय, अल्मोड़ा जहानाबाद, दानापुर पटना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए तो थोड़ा सा दबा के। चलिए सिमरिया बेगूसराय हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? पटना से हुआ था कि जिला स्कूल से हुआ था कि बम्बई से हुआ था कि गांव से? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा था गांव या गांव के आसपास से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया था? उर्वशी, कार, रस, रसीम रथी, हारे को हरिनाम। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट करिए। रसीम रथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दिनकर जी के पिता का क्या नाम था भाई साहब? रवि सिंह, मोहित सिंह, कैलाश सिंह, राजा सिंह। दिनकर जी का पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिट्टी की ओर कृति है, पद है कि काव्य है कि गद्य है कि इनमें सभी है? अब मिट्टी की ओर क्या था? गद्य था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिनकर जी के माता का क्या नाम था? यशोधरा देवी, मनरूप देवी, अहिल्या देवी, पुतुलबाई। अब इसका क्या हो जाएगा? मनरूप देवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में, खेतों में, घरों में, शहरों में? मंदिर में तो नहीं मिलेंगे कवि के अनुसार, घरों में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, शहरों में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि ने से संबोधित किया है? मूर्ख से, श्रेष्ठ से, विद्वान से, दयावान से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मूर्ख हो जाएगा। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए, नवयुवकों के लिए, जनता के लिए? तो कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं भाई? तो स्त्रियों के लिए तो ये तो गलत है, गरीबों के लिए ये भी गलत है, नवयुवकों के लिए ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता के लिए ऑप्शन नंबर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रहा है? देश की जनता, देश की मिट्टी, देश का नेता, देश के देवी देवता? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देश की मिट्टी। समझ में आ गया? यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे मिट्टी का तुलना जनता से किया गया है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? कार, प्रकृति और संदर्भ, रहस्यवाद, ओज और राष्ट्रीय चेतना? तो राष्ट्रीय चेतना होगा ऑप्शन नंबर। राष्ट्र कवि है दिनकर जी भाई साहब। कौन राज्यसभा के सदस्य बने? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, यतेंद्र मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर? तो रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? गणतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, मेरे बिना तुम प्रभु? काहे का मेरे बिना तुम प्रभु? हिरोशिमा भी नहीं होगा, अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र का जन्म। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है? गणतंत्र का जन्म, मछली, भारत माता, हिरोशिमा? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ का है भारत माता हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ क्या है? तो ये आपका भारत माता कैसे हो सकता है रे भाई? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? जनतंत्र का जन्म। पढ़ रहे हैं लोग जनतंत्र का जन्म, घुस गए भारत माता में
समझे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ठीक है, इस माइंड हो गया था, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आगे है कि सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की, महादेवी की, निराला की, अज्ञे की। ये गलत है, गलत है, गलत है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? त्रिवेदी युग के, उत्तर छायावादी, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो क्या हो जाएगा? उत्तर छायावाद बी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता, अधिकारी, नेता, मंत्री। तो कौन हो जाएंगे? जनता है। जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्ति है। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचक थे, उपन्यासकार थे, गद्यकार थे कि संगीतकार भी थे? क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्यकार हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान। तो कहाँ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? भारत माता, हिरोशिमा, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा गया है। आप किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। शासक, विदेशी, राजा, जनता। तक क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। राइट आंसर जनता। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, बोल दो ना एक बार। चलो तो अब जाके आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए सबको। अभी तक हम लोग कवि परिचय की ओर देखें, फिर कविता परिचय देखें, तब अर्थ देखें, तब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखें, और लास्ट में सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। क्लियर है? यानी एक ही को क्लास में आप सभी का खत्मा कर दिया जा रहा है। ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली है, इसलिए सारे मित्रों को शेयर जरूर करिए आप सब। ठीक है? दिया है कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो कवि के दृष्टि में ये भी लगा लीजिए। कवि के दृष्टि में आज के जो देवता है कौन है? तो आज के जो देवता है कौन है जी? तो जनता है। और वे कहाँ मिलेंगे? तो वो सड़कों के किनारे गिरती तौर पर मिलेंगे, चाहे खेत खलिहानों में मिलेंगे। याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे? तो आज का देवता जनता है, और वो सड़कों के किनारे जनता ये थे सड़कों के किनारे पत्थर तोड़ते दिखेंगे, या खेतों में मजदूरी करते देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि ने दुधमुही क्यों कहा है? जनता को दुधमुही क्यों कहा है? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो कवि ने जनता को दुधमुही इसलिए कहा है कि जनता कोई बच्चे नहीं है कि इनको 2-4 को खिलौना देकर बहलाया फुसलाया जाए। समझ में आ रहा है? आगे है, कवि जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचता है? तो जनता के स्वप्न के किस तरह चित्र खींचता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र किए हैं। देख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, 2015-16 में पूछा था। एक बार इसको देख लीजिएगा लोग, और नहीं अगर समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिए। दिनकर की दृष्टि से रथ के घर घर नाद क्या है? ये भी आप लोग को मैंने बताया था कि दिनकर की दृष्टि से रथ का घर घर नाद क्या है। तो ये भी मैंने अर्थ में बताया है। ये भी हो जाएगा आप लोगों से। मेरे को उद्देश्य है, आप सभी तो बब्बर शेर शेरनिया है मेरा। ये तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप लोग यूं ही कर लीजिएगा। तो चलिए, दिनकर की दृष्टि से रथ का घर घर नाद क्या है? तो मैंने बताया था कि जब अब क्या है कि जो सर्दियों से जो ठंडी बुझी राग था वो सुगबुगा गया है। अब देखिए, जो जनता का जो रथ है उसका घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि जनता
आती है। चलिए आगे था कि देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से, कवि किस देवता की बातें करते हैं और क्यों करते हैं। और कवि देवता मिलेंगे खेत खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि जनता की बात करते हैं, और जनता की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी देवता है जो क्या करता है, सोने जैसे अनाज पैदा करता है। में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी आप सभी को। चलिए तो आज का क्लास में इतना ही। तो आप लोग देख लिए हैं जितने भी VVI क्वेश्चन था वो भी मैंने बता दिया है आप लोग। तो क्लास कैसा लगा आप सब जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नन्हे से क्लास के बाद, थोड़ी सी ही देर के बाद अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।